बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम शॉर्ट में लिख दे क्या इतना। और बेटा ये मार्क्स 8 नंबर का आएगा बेटा ये। ठीक है, ये चैप्टर आपका 8 नंबर का चैप्टर है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक बेस थ्योरम होती है, उसका क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। बेस थ्योरम है और मीन का टॉपिक है, वो भी आ सकता है आपका। और वैसे तो आसानी है, मुश्किल नहीं है। बेस थ्योरम के आने के चांस सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग हम शुरू से ही करेंगे। सबसे पहले बेटा सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, है ना। मैंने कई बार 2-3 बार से देखा है, ये पेपर एनसीईआरटी सिलेबस वाले नहीं देते हैं, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में दे देते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट भी है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब सुनो ज़रा ध्यान से बेटा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये किसी भी इवेंट की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा किसी भी इवेंट की, वो 0 से लेके 1 तक होती है। कहाँ तक होती है बेटा, 1 तक। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, श्योर इवेंट। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था बेटा, जिसकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। एक होता है श्योर इवेंट, अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। ठीक है, अगर आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे पी ई डैश निकालना है आपको, तो पी ई डैश निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ई। तो ई जिस इवेंट की निकालनी है नॉट की, उसे 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना बेटा। उसके बाद ये तो मैंने बेसिक सा बताया है आपको, जो 10th में 11th में हमने पढ़ी हुई है। 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है पी ए अपॉन बी, इसका मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ऊपर जो दे रखा है ए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अपॉन में क्या है बेटा, बी। बी जो होता है वो कोई गिवन कंडीशन होती है, बी इज एनी गिवन कंडीशन। अगर आपको पी ए अपॉन बी अगर आपको निकालना है बेटा, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन में क्या लगेगा बेटा, पी बी। ठीक है, पी ए अपॉन बी अगर आपको निकालना है। और अगर मेरे बेटा पी बी अपॉन ए निकालना है तो पी बी अपॉन ए, तो ऊपर तो बेटा यही रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एक कोई कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी कि ये कंडीशन हो चुकी है ना, गिवन दैट कंडीशन होती है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं। अगर आपको ये पूछा जाए पी ए डैश अपॉन में बी, पी ए डैश अपॉन में बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा बताना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी बी। अच्छा, अगर सपोज निकालना होता पी ए अपॉन में बी डैश, तो क्या बनती बेटा बताओ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में क्या आता, पी बी डैश। अगर ये निकालने को बोल देते बेटा पी ए अपॉन में बी डैश, तो क्या फॉर्मूला बनता, पी बी डैश। और एक और लिख लीजिए बेटा, जैसे पी ए अपॉन में बी
प्लस पी ए डैश अपॉन में बी, ये दोनों बेटा 1 के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट भी लिख लो। पी ए अपॉन में बी प्लस पी ए डैश अपॉन में बी, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के इक्वल होगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पी ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है, यूनियन को बेटा और भी बोलते हैं, पी ए और बी, और का शब्द का क्या मतलब होता है उसका? यूनियन। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर बेटा आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की निकालनी है बट नॉट ए, ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, ऐसे भी लिखा आ सकता है पी ए डैश बी को। और इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए बट नॉट बी। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब होता है बेटा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी नाइदर ए नॉर बी, ऐसे भी लिखा हो सकता है या ये लिखा हो सकता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हो सकता है, या फिर क्या लिखा हो सकता है बेटा? पी नाइदर ए नॉर बी। पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम बेस थ्योरम के करेंगे। पहले इंडिपेंडेंट के और इसके क्वेश्चन करवाता हूँ जरा, जो मैंने अभी लिखवाया है, पहले इसके करते हैं जरा। बेटा पी ए डैश इक्वल टू दे रखा है 1/2, पी ए डैश कितना दे रखा है? 1/2। पी बी डैश 2/3, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। फाइंड पी ए अपॉन बी, निकालना बेटा। हो गया बेटा? कितना आ रहा है? 3/4। निकालो बेटा, ये पता नहीं मुझे इसका आंसर। देखो क्या करा है बेटा आपने, पी ए अपॉन बी निकालना है, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, यही होगा बेटा फॉर्मूला। अब पी ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, क्या आपके पास पी बी है? पी बी निकाल सकते हो क्या बेटा आप? बताओ कैसे निकाल सकते हैं पी बी? 1 माइनस पी बी। तो पी बी निकालने के लिए इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 1/4। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आंसर क्या आएगा? 3/4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ पे? नेक्स्ट करें। अब बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो लिखें जरा। इफ द सम ऑफ नंबर्स, लिख लो जरा, इफ द सम ऑफ नंबर्स
obtained if the sum of numbers obtained on throwing a pair of dice is 9, then find the probability that number obtained on one of the dice is 4. करो बेटा। वन बाई टू आएगा बेटा आंसर। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा? 1/2। बेटा प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की हमसे इस क्वेश्चन में? द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द वन डाइस इज 4, यही तो पूछा है ना बेटा। तो सबसे पहले लेट ए इज द इवेंट 4 इज ऑन वन डाइस। बताओ बेटा ए में कौन कौन से पेयर आएंगे? फिर एक डाइस पे क्या आना चाहिए बेटा? 4 आना चाहिए। तो 4,5 हो सकता है और 5,4 हो सकता है बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बेटा सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, ठीक है। ये तो और क्या हो सकते हैं बेटा ये बताओ। चलो ए में तो सारे लिख लो पहले। ये 4,5, 5,4 और क्या क्या हो सकते हैं बेटा? 3, 6 हो सकता है, 6, 3 हो सकता है। नहीं बेटा ये थोड़ी ना आएंगे। इन्होंने वो बोला है ना कि ऐसे पेयर बताने हैं जिनकी एक डाइस पे 4 आता हो। तो 4,6, 4,3, 4,2, 4,1, 1,4 और क्या बेटा 2,4, 3,4, 6,4। पहले हमने इसमें वो पेयर लिख लिए जिनमें एक डाइस पे क्या आ रहा है मेरे बेटा? 4 आ रहा है। अब बताओ बी में कौन से पेयर लिखने हैं जिनका सम क्या आता हो? 9 आता हो, ठीक है बेटा। अब बताओ कौन कौन से आएंगे जिनका सम 9 आएगा? 3, 6 बेटा एक डाइस पे बोला है ना 4 लाने को। तो बेटा मैं बोला हूँ कि एक डाइस पे 4 आना चाहिए, दोनों पे नहीं लिखेंगे ना फिर। और कौन सा आएगा यहाँ पे? 4, 5, 5, 4 और बताओ कुछ आ सकता है क्या जिनका सम 9 आ रहा हो? ठीक है। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 4, 5, 5, 4 यही होंगे बेटा। अब हमें बेटा सुनो जो ध्यान से जरा। सबसे पहले बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी इसमें कितने पेयर आ रहे हैं? 2, 2/36। अब बताओ पी बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने पेयर है इसमें? 4/36। अब बेटा एक बात तो बताओ, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था? किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि एक डाइस पे 4 आए, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। कंडीशन क्या है? उनका सम 9 है, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा? पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला है? पी बी कितना है? देखना बेटा कट करके 1/2।
बेटा आप जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये वाला नोट हो गया बेटा? हो गया बेटा? चलो अब जो क्वेश्चन लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे लिखो। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स is given to three students, is given to three students whose chances of solving it, whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4। कोई क्वेश्चन है वो तीन बच्चों को दिया गया, उनके सॉल्व करने के चांसेस दे रखे हैं 1/2, 1/3, 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ द इवेंट्स ऑफ सॉल्विंग, if events of solving the problem are independent, then find the probability that the problem will be solved, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अच्छा एक टॉपिक में रह गया था वो बता देता हूँ जरा। अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन में क्या देगा, तीन बच्चे थे, है ना, पेपर में आया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये कोई भी तीन स्टूडेंटों को क्वेश्चन दिया तो ए वाला बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसके चांसेस है 1/2। बी वाला बच्चा सॉल्व करेगा, इसके चांसेस है 1/3, और सी वाला बच्चा सॉल्व करेगा, इसके चांसेस है 1/4। ठीक है, अब उन्होंने किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है बेटा हमको? प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्व कब कब हो सकती है? कोई एक बच्चा सॉल्व कर दे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दो बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं तब भी हो जाएगा, तीनों सॉल्व कर दे तब भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब कब हो रही है? जब एक बच्चा सॉल्व कर रहा है, दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे पहले एक बच्चे के सॉल्व करने के चांसेस निकालने पड़ेंगे, फिर दो बच्चों को सॉल्व करने के चांसेस निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों बच्चों को सॉल्व करने के चांसेस निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को इतना ना करके शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई बच्चे को क्वेश्चन दिए तीन बच्चों को, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक भी बच्चा सॉल्व ना कर पाए, हो सकता है ना, हो सकता है एक बच्चा सॉल्व कर दे, दो बच्चे सॉल्व कर दें, या हो सकता है मेरे बेटा उस क्वेश्चन को तीनों बच्चे सॉल्व कर दें, हो सकता है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ कहाँ हो गया? यहाँ पे भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे भी सॉल्व हो गया, तीनों जगह सॉल्व हो गया। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, जो जेन्युइन तरीका है वो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा जीरो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी ने भी सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, और उसे 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस। किसी को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी? क्वेश्चन सॉल्व होने की। तो क्या करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। ठीक है बेटा, हम किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब मुझे बताओ बेटा, एक बात ध्यान से सुनना जरा, प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? जब ने तीनों ने नहीं करी होगी, है ना, तभी तो नहीं होगी। तो पी ए डैश
इंटू पी बी डैश इंटू में क्या लग जाएगा पी सी डैश। अब बताओ पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश की वैल्यू कहां से आएंगी आपके पास? ये पी ए दे रखा है, इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो पी ए डैश, यहां से पी बी डैश और यहां से क्या निकाल लीजिए पी सी डैश। यहां वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। करो फटाफट से। कितना आंसर आ रहा है मेरे बेटा? 1/4। 1/4 तो नहीं आएगा बेटा, 3/4 आएगा। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर दूं अगर मैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड y एग्जैक्टली 1, क्या मतलब बेटा इसका? कोई एक सॉल्व कर पा रहा है क्वेश्चन को तो क्या होगा बेटा? पहला केस ए ने कर दी, बी ने नहीं की, सी ने नहीं की, केस बन सकता है ना ये। दूसरा केस क्या हो सकता है? ए ने भी नहीं करी, बी ने कर दिया, सी ने नहीं करा। तीसरा केस पी ए डैश बी डैश और सी। तो बताओ ये इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? पी ए इंटू में पी बी डैश इंटू में पी सी डैश, ऐसे इनके लिख लेंगे, ऐसे इनके लिख लेंगे, लिख के सबकी वैल्यूज लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे वो ये भी पूछ सकते हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम में क्या करेंगे? दो के सॉल्व करने का और एक का सॉल्व ना करने का निकालेंगे, है ना, वो अपने आप कर लेना, फिर चेंज होके दे सकते हैं बेटा ऐसे। एटलीस्ट 1 बोला हो तो यही हो गया पहले वाला पार्ट। एटलीस्ट 1 में 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, तो उसे 0 वाला माइनस कर देना, पहले वाला पार्ट वही है एटलीस्ट वाला। चलो बेटा एक और क्वेश्चन लिखो, बेटा लिखो, इफ पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2 इंटू पी बी अपॉन ए, if p a upon b equal to 2p b upon a and p a plus p b equal to 2/3, find p a। बेटा हो रहा है कुछ? सबसे पहले यहाँ पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला लगेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, यहाँ 2 एज इट इज रहेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या लग जाएगा? पी ए। देखना ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2PB, यही हो जाएगा PA इक्वल टू 2PB। अब वापस इस रिलेशन पे आ जाओ, PA की वैल्यू क्या निकाली मैंने 2PB, तो यहाँ पे लिखेंगे 2PB प्लस PB इक्वल टू क्या हो गया 2/3। ये स्टेप आया समझ में सबको। अब 2PB और PB क्या हो जाएगा इक्वल टू 2/3, तो PB की वैल्यू क्या निकल गई 2/9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, PB की वैल्यू यहां रख दो तो क्या निकल आएगा बेटा आपका PA 4/9 आ जाएगा। अब देखो बेटा, इफ PA इक्वल टू 1/2, PB इक्वल टू 7/12, PA डैश यूनियन B डैश इक्वल टू 1/4। चेक करना है, चेक A एंड B आर इंडिपेंडेंट। PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA इंटरसेक्शन यूनियन B डैश दे रखा है, और हमें चेक करना है क्या A और B इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है बेटा, PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के बराबर होना चाहिए। तो PA इंटरसेक्शन B निकालो पहले तो। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये दे रखा है आपको P, इधर समझ लो A डैश यूनियन B डैश इक्वल टू दे रखा है 1/4। पहले ये वाला अंदर वाला डैश हटाना है, अंदर वाला डैश हटाएंगे तो होल पे डैश लग जाता है, लेकिन बीच वाला सिंबल चेंज हो जाता है। तो PA इंटरसेक्शन B का होल डैश किसके बराबर आएगा 1/4। अब ये होल पे से डैश हटाने के लिए इसे 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। तो क्या निकलेगा बेटा PA इंटरसेक्शन B 3/4। अब चेक कर लो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करके देखो इसके बराबर आ रहा है क्या। अगर इसके बराबर आएगा तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आएगा तो नॉट इंडिपेंडेंट है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। द प्रोबेबिलिटी दैट, बेटा क्वेश्चन लिखें, द प्रोबेबिलिटी दैट A hits the target, the probability that A hits the target is 1/3. A hits the target is 1/3, and the probability that B hits the target is 2/5। ए के हिट करने के टारगेट प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, बी की है 2/5। इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट। PA दे रखा है मेरे बेटा आपको 1/3, PB आपको दे रखा है 2/5, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है टारगेट हिट करने की।
ये उसकी तरह ही करना है जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला दिया था मैंने क्वेश्चन आपको। ये आप सोचो ना, कुछ तो दिमाग लगाओ। प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, हिट टारगेट, टारगेट को हिट करने की। आप ये सोचो टारगेट हिट कब कब हो सकता है, जब एक कर ले या दोनों कर ले, है ना। तो हम क्या करें, जीरो की निकाल लें और उसे 1 में से क्या कर दें, माइनस। तो इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द टारगेट। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। 1 माइनस पी ए डैश कितना होगा बेटा, पी बी डैश कितना होगा, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 2/5। तो आंसर इज 3/5। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क के साथ लिखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ए एंड बी, ये वाला नोट कर लिया ना बेटा सभी ने, लिखो नेक्स्ट। ए एंड बी थ्रो अ डाई, ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली, थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली till one of them get a 6, till one of them get a 6 and win the game, find the respective probabilities, find their respective probabilities of winning, find their respective probabilities of winning if A start the game, if A start the game। पहले सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के बताएं क्या क्वेश्चन समझ आया है, क्या कहना चाह रहा है बेटा क्वेश्चन आप लोगों को। इन्होंने बोला दो फ्रेंड हैं ए और बी, मान लो वो गेम खेलते हैं। वो क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे। और कब तक गेम खेलेंगे बेटा, जब तक किसी का 6 ना आ जाए। जिसका भी 6 आएगा वो गेम जीत जाएगा। तो हमें दोनों के जीतने के चांसेस बताने हैं, ए के जीतने के और बी के जीतने के। और जबकि गेम किसने स्टार्ट किया है, ए ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टेप लिखेंगे, लिखो लेट ई इज द इवेंट, लेट ई, बेटा ए और बी नहीं ले रहा हूं इवेंट में, ई ले रहा हूं इस बार। क्यों, क्योंकि ए और बी क्वेश्चन में ही दे रखे थे। तो लेट ई इज द इवेंट गेटिंग ए 6, लेट ई इज द इवेंट गेटिंग 6, गेटिंग 6। और एफ क्या हो जाएगा, एंड एफ इज द इवेंट, एफ इज द इवेंट नॉट गेटिंग 6, ठीक है। ई किसको माना है हमने, 6 आने को, और एफ किसको माना है बेटा, 6 ना आने को। मेरे बेटा बताना पी ई क्या होगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलो यार, थोड़ा थोड़ा बोल भी लिया करो। पी एफ 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब मुझे एक बात बताओ, इफ ए स्टार्ट द गेम, अगर गेम किसने स्टार्ट किया मेरे बेटा, ए ने स्टार्ट किया। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले ए के जीतने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। अब मुझे बताओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, गेम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। तो ए कब कब जीत सकता है, पहली बार में जीत सकता है, तीसरी बार में, या 5वीं बार में, या 7वीं बार में, या 9वीं बार में, या डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। क्या पता जीते ही ना कभी, तो डॉट डॉट भी लगेगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो लिखेंगे ए विन इन फर्स्ट टाइम, पहली बार में जीत गया, लिख सकते हैं ना बेटा, इन फर्स्ट थ्रो ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस अगर पहली बार में नहीं जीता तो कब जीतेगा, तीसरी बार में, ए विन इन थर्ड, प्लस ए विन
इन फिफ्थ, और मैं कर दूं डॉट डॉट डॉट। आगे ना बात समझ में? अब बताओ मेरे बेटा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये रहा। ए में कब जीतेगा? पहली बार में कब जीतेगा? जब उसने पहली बार डाइस थ्रो की और पहली बार में 6 आ गया। यानी डाइस कितनी बार थ्रो हुई है? और एक बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहली बार हो गया बेटा ये, प्लस पहली बार का काम खत्म। अब बताओ ए तीसरी बार में जीता है, इसका क्या मतलब है? पहली 2 बार ने कोई नहीं जीता, यानी डाई 3 बार फेंकी गई है। कितनी बार फेंकी गई है? तो 2 बार क्या आया होगा पहले? नॉट 6। क्या आया होगा बेटा? तीसरी बार में क्या आया होगा? 6। तो 2 बार किसकी प्रोबेबिलिटी लगेगी? नॉट 6। और तीसरी बार में किसकी लगेगी? 6। तो क्या होगा? नॉट 6 की कितनी है? 5/6। तो 5/6, 5/6, 1/6, यही लगेगा ना बेटा? अब बताओ तीसरी बार में भी नहीं जीता मानो तो पांचवी बार में, और पांचवी बार में जीता, इसका क्या मतलब है? 4 बार नॉट 6, पांचवी बार 6, यही लगेगा ना? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, 5/6 की पावर 4, 1/6 लिख दूं बेटा इसको। प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसको भी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में ही, 5/6 का स्क्वायर। तो अब बेटा ये सीरीज बन गई आपकी। एक बार यहां तक नोट कर लो, मैं स्क्रीन चेंज करके करूंगा आगे का, पहले एक बार यहां तक नोट कर लो बेटा, यहां तक फटाफट से नोट करो। तो इसका थोड़ा जीपी बताऊंगा आपको, 11th क्लास की जीपी थ्योरम लगेगी, जीपी सीरीज इसमें। हो गया बेटा ये? अब देखो सुनो बेटा, लिख लिया सबने? अब बेटा एक बार आपने 11th क्लास में जीपी सीरीज पढ़ी थी, जैसे ए आर स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर मुझे इन सबका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म निकालना है, क्या निकालना है बेटा? सम ऑफ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है मेरे बेटा? आर कहां से निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर, तो आर निकल आएगा। ठीक है, अब बताना सीरीज क्या निकल रही है बेटा हमारी? 1/6, 5/6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 1/6, यही तो सीरीज थी बेटा। तो ए कितना होगा यहाँ पे? 1/6। आर बताओ कितना आएगा? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, देखना बेटा यही आएगा आर, 25/36, यानी कि 5/6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल दिया मैंने। अब सम निकालना है इसका, तो ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला, ए की जगह पे 1/6, 1 माइनस 25/36। बताना सॉल्व करके कितना आंसर आएगा बेटा? सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। 6/11, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द गेम 6/11। और बेटा अगर बी की निकालनी हो तो क्या करेंगे? 1 में से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन द गेम आ जाएगा। ठीक है, ए की पूछी है तो ए की निकाल दी, बी की पूछी तो बी की निकाल दी, दोनों की निकाल दी। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई? अब देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ एक डाइस का ही है, मैं सेम एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है वो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नोट कर लो आप। और ये वाला क्वेश्चन जो आपने अभी भी किया है 2022 में आया है बेटा ये। और एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, वो अपने आप करना। लिखो इफ ए एंड बी, क्वेश्चन नोट कर लो बस, करना अपने आप बाद में। इफ ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, इस बार एक डाइस नहीं फेंक रहे हैं, वो 2 डाइस फेंक रहे हैं। अ पेयर ऑफ डाइस, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिवली, if he get a total of 9, if get a total of 9, a win the game, a win the game। अगर टोटल 9 आया तो a जीत जाएगा, बट b win the game, but b win the game if he get a total of 7। अगर टोटल 7 आया तो बी जीतेगा, ठीक है ना? अगर 9 आया तो ए जीतेगा सम।
if A start the game, if A start the game, find the probability that B wins the game. A स्टार्ट कर रहा है गेम को, लेकिन B के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. ठीक है बेटा, एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को. इसके बाद है बेटा आपका वेज थ्योरम. इस पे आने के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है. वेज थ्योरम, पहले मैं आपको बेस थ्योरम का एक फॉर्मूला बनाने का ट्रिक समझाता हूँ, है ना, कैसे फॉर्मूला बन सकता है. सबसे पहले देखो, जैसे मान लेते हैं छोटी सी कंडीशन, कोई दो कंडीशन है E1 और E2, कोई दो इवेंट है एंड A इज एनी गिवन कंडीशन. अभी क्वेश्चन समझाऊंगा, उससे सारी समझ में आ जाएंगे पॉइंट से. अभी बस एज ए फॉर्मूला बता रहा हूँ. गिवन कंडीशन, गिवन इवेंट लिख लो. E1 E2 कोई दो इवेंट्स थी, है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन भी हो सकते हैं कि चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. E1 E2 E3 E4 कुछ भी हो सकता है. एक कोई गिवन कंडीशन होगी क्वेश्चन में, गिवन इवेंट. और अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन में निकालना है P(E1 by A), क्या निकालना है बेटा, P(E1 by A). तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे P(E1), P(E1) है तो P(E1) लिखेंगे ऊपर, इनटू में PA/E1. इसका उल्टा कर देंगे पहले वाले का. यहाँ पे P(E1 by A) था, आप ऊपर क्या लिखेंगे, PA/E1. अपॉन में नीचे सेम लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, P(E1 इंटू PA/E1 प्लस E2 भी कंडीशन है, दो है ना, E1 और E2, तो E2 से भी बनाएंगे एक ये, P(E2 इंटू PA/E2. अगर सपोज करो बेटा आपसे ये निकालने को कहते वो P(E2 by A), तो क्या बनता बेटा, फॉर्मूला बताओ. बस ऊपर चेंज होता, ऊपर क्या हो जाता, पहले P(E2 इंटू PA/E2, नीचे का सेम यही आ जाता, नीचे का बेटा यही सेम आ जाता. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, अगर E1 E2 के साथ E3 भी होता तो क्या बनता फॉर्मूला. तो ऊपर तो सेम रहते, नीचे में P(E3) वाली कंडीशन भी जुड़ जाती. ठीक है ना बेटा, आगे बस फॉर्मूला बना लोगे ना. अभी ये P(E1) कैसे निकलेगा, PA/E1 क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा. अभी तो बस मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया है आपको, कैसे बनाएंगे फॉर्मूला. अब क्वेश्चन के बेस पर चलेंगे, कैसे E1 E2 कैसे पता चलता है हमको, A क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा हमें क्या निकालना है, वो एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है. नहीं कल नहीं. हाँ बेटा कल छुट्टी है, मंडे को लेंगे क्लास. अब होली मंडे को है, देखेंगे. होली पे तो छुट्टी होगी बेटा, बच्चे खुद ही नहीं आए आते हैं. बस तो तुझे पार्टी की चल रही तुझे है, पेपर की चिंता नहीं है अभी भी तुझे. अभी तुम्हें तो इस साल होली खेलने का मतलब ही नहीं होना चाहिए. तुम्हें तो आराम से घर बैठ कर पढ़ाई करना. होली हर साल आएगी, वैसे तो बोर्ड का पेपर भी हर साल आता है ना. अब तुम देख लेना, है ना, तो इसलिए तुम टेंशन ये सोचो कि बोर्ड का पेपर हमें बस इसी साल देना है. होली तो अभी साल भी खेलेंगे. होली हर साल आई, अब तक खेली ही है आपने हर साल, तो एक साल मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप होली का फायदा उठाना, घर में रहना, ढंग से पढ़ना, है ना. कोई काम नहीं, बोले घर में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं बस हम. हाँ हर साल आज अभी तक खेल लेना, है ना. और लेकिन हाँ अगर उसका रिवर्स करना चाहते हो कि बोर्ड भी हर साल आता है, तो कोई बात नहीं, फिर तो जो करना है वो करना. चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा बड़े हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा. मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे नॉर्मल समझाता हूँ, लिखो मत, है ना. एनसीईआरटी का ही है. इन आंसरिंग ए क्वेश्चन में बोल देता हूँ, समझ लेना बेटा. है कोई बड़े बड़े क्वेश्चन लिखोगे तो 5-7 मिनट उसी में खत्म कर दोगे तुम.
इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट, बेटा सुन लो जरा, एमसीक्यू का एक टेस्ट है, उनका आंसर देने हैं बच्चे को, तो या तो स्टूडेंट उसका आंसर जानता होगा या वो उसका क्या करेगा बेटा, गैस करेगा। ठीक है, यही दो ऑप्शन होते हैं ना। एमसीक्यू टेस्ट है, अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कोई करने को दूं तो उसके दो ही रीजन, दो तरीके हो सकते हैं किसी बच्चे के पास, या तो वो उसका आंसर जानता होगा, ही नोज द आंसर, या ही गैस द आंसर, वो यस कर क्या करेगा, गैस कर देगा कि भैया कौन सा इसका आंसर लगाना है। ठीक है, लेट 3/5 द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसके जानने की चांसेस क्या है बेटा, 3/5, ही नोज द आंसर, इसकी चांसेस है 3/5, एंड 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस, है ना, और उसके गैस करने के चांसेस कितने हैं बेटा, 2/5। मान लो कोई क्वेश्चन दिया उस बच्चे को, तो उसके क्वेश्चन का आंसर उसे आता होगा, उसके चांसेस है 3/5, या वो उसका आंसर है वो गैस करेगा, इसके चांसेस है 2/5। अज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गैस द आंसर, अब मान लिया जाता है कि अगर बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर गैस करता है, तुक्का मारता है किसी क्वेश्चन का आंसर, जो जैसे आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, गैस करोगे, तुक्का मारोगे, अगर आपने गैस कर लिया तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत भी हो। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गैस किया है तो उसके सही होने के चांस है 1/3, कितने बेटा चांस उसके सही होने के, अगर आपने गैस किया है तो 1/3 चांस है कि वो क्वेश्चन सही हो सकता है आंसर उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता था, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो उसका आंसर क्या था बेटा, करेक्ट। मान लो उसको क्वेश्चन दिया, उसने आंसर बताया मुझे और मैंने आंसर देखा करेक्ट, आंसर क्या है, करेक्ट निकला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका आंसर जानता था, है ना। ये भी तो हो सकता है कि उसने गैस किया हो और तब भी सही हो गया हो, तो मुझे किसका चांस निकालना है मेरे बेटा, कि वो आंसर जानता था। अच्छा मुझे बताओ, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप अपनी थिंकिंग डेवलप करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। बात ये नहीं है कि बेस थ्योरम का मैं एक क्वेश्चन करा दूं या 4 करा दूं, है ना, जरूर है ना उन्हीं में से 3 में से 4 में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में। आपको क्या करना है, बेस थ्योरम का ये चीज समझनी है कि बेस थ्योरम की वर्किंग मेथड क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि बेस थ्योरम को क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपने वो चीज समझ ली फिर तो बेस थ्योरम का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बड़े प्यार से कर लोगे। अगर आप रटने की कोशिश करोगे कि हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन रट लें और कुछ भी चेंज हुआ फिर नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आप पूरा वर्किंग नोट अपने माइंड में सेट करो कैसे हमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या था कि किसी एक बच्चे को क्वेश्चन दिया गया है, अब मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या उसको उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, यही होगा ना। बाद में आंसर तो बाद में देगा, आप मुझे रिप्लाई तो बाद में करोगे पहले काम क्या होगा कि आपको पता लग जाए कि मुझे इसका आंसर आता है या मैं गैस करूंगा। क्लियर है ना। तो जो काम किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले होता है उसे E1 और E2 में लेट करते हैं। किस में लेट करते हैं बेटा, E1 और E2, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डिसाइड होगा ना कि आपको आता है या नहीं आता आंसर इसका। तो लिखो लेट E1 इज द इवेंट, लेट E1 इज द इवेंट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट knows the answer, E2 is the event, E2 is the event he guessed the answer। E1 मैंने मान लिया कि भैया उसने गैस आंसर जानता था, E2 किसको मान लिया, उसने आंसर गैस किया है। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। ए किसको लेट करेंगे, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने आंसर दिया और आंसर करेक्ट था, तो लिखो ए इज द इवेंट हिज आंसर इज करेक्ट। एक हमने किसको मान लिया कि उसका आंसर क्या है, करेक्ट है। अब सुनना मेरे बेटा ध्यान से सभी बच्चे सामने, सबसे पहले आपको निकालना है P(E1), क्या निकालना है बेटा, बताओ P(E1) क्या होगा। E1 का मतलब E1 हमने किसको माना है, बताओ आंसर जानता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, तो P(E1) कितना हो गया 3/5। P(E2) बताओ 2/5। एक बात और ध्यान रखना बेटा, P(E1) P(E2) जितने भी बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी प्लस करके, देख लेना अगर सही बनाया है तो 3/5 प्लस 2/5 मिलकर क्या आ जाएगा 1, अगर करेक्ट है तो 1 आएगा हमेशा। अब बताओ PA/E1 निकालेंगे पहले बेटा। A/E1 का मतलब समझो जरा, E1 का मतलब आंसर जानता था, A का मतलब करेक्ट है। अब बताओ PA/E1 कितना होगा,
बोलो बेटा, P1 कैसे? E1 जानता है तो करेक्ट ही देगा ना उसका आंसर, श्योर इवेंट हो गई ना। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, ये इस क्वेश्चन की खास बात यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो PA/E1 क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, आपको खुद से सोचना है। A/E1, E1 का मतलब आंसर जानता है, A का मतलब करेक्ट। भाई तुम किसी क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हो तो करेक्ट ही टिक करोगे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। PA/E2 क्या मतलब बेटा इसका? E2 का मतलब गैस किया था, A का मतलब करेक्ट है। बताओ अगर आप आंसर गैस करते हो तब भी करेक्ट हो जाता है, इसके चांस कितने हैं? 1/3 क्वेश्चन में दे रखा था ये, है ना। और आपको निकालना क्या है कि आपने आंसर दिया वो करेक्ट दिया, तो अपॉन में आ जाएगा A कि करेक्ट है, लेकिन आंसर आप जानते थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PE, वहां बोलो समझे नहीं, उन्होंने क्या, आपने गैस किया आंसर, गैस करने के बाद क्वेश्चन में गिवन है ना, इन्होंने ये नहीं बोला कि आपने गैस किया तो 50-50 होगा। हाँ क्वेश्चन में गिवन है कि भैया आपने गैस किया तो चांस सही होने के कितने हैं? 1/2 और 1/3। अच्छा एक बात और है ना, अगर 2 ही ऑप्शन होते सपोज तो 50-50 होता है। MCQ मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप तो 50-50 थोड़ा कह सकते हैं आप। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर आपने आंसर गैस किया है तो उसके सही होने के चांस 1/3 है। ये मैंने अपने पास से नहीं किया, क्वेश्चन में मेंशन था साफ साफ, इसलिए 1/3 हमने लिया। अगर वो 1/4 कह देते तो मुझे 1/4 लेना पड़ता, अगर वो 1/2 कह देते तो मुझे 1/2 लेना पड़ता, है ना। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। अब PE1/A निकाल सकते हैं क्या? PE1/A का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने अभी, लगा देंगे फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? आंसर बता देता हूँ उसका कितना आ रखा है, 9/11, 9/11 आएगा बेटा इसका आंसर। चलो बेटा अब एक और क्वेश्चन, इसको अपने शॉर्ट में ही लिख लेना बेटा, पूरा पूरा मत लिखो, बस मैं जो जो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको आप साइड में लिख लेना, फिर उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बैग हैं, एक बैग 1 एक बैग 2। पहले बैग में रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 4, रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है मेरे बेटा 4। सेकंड बैग में रेड बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 2, ठीक है। पहले बैग में रेड और ब्लैक, दूसरे बैग में रेड और ब्लैक लिख दी मैंने। अब ये क्या कह रहे हैं, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 टू बैग सेकंड। पहले बैग से 2 बॉल्स ट्रांसफर करी गई, कहां से बेटा? पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल क्या करी गई है? ट्रांसफर करी गई है, ठीक है। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, फिर उसके बाद एक बॉल इस वाले बैग से आपको निकालनी है, एक बॉल, ठीक है। क्वेश्चन को मैं हिंट्स में लिखवा रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ। उन्होंने बोला 2 बैग थे, दोनों बैगों में कितनी कितनी बॉल थी वो लिखवा दी मैंने। फिर उन्होंने पहले क्या किया, ट्रांसफर की है बॉल, पहले बैग से दूसरे बैग में कोई 2 बॉलें ट्रांसफर करी हैं। उसके बाद दूसरे बैग में से एक बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल और इज रेड कलर, जो बॉल निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कैसे कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होने के क्या चांसेस है। क्या क्वेश्चन समझ आया बेटा सब बच्चों को? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में आ सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और ध्यान से सुनना, बेस थ्योरम एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना विद ऑल एग्जांपल्स। बेस थ्योरम का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। हर क्वेश्चन का मेथड यही है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो आप सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के कर डालना एनसीईआरटी वाले, लगभग आप पेपर में क्वेश्चन करके आ जाओगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें बेटा कितने कंडीशन बनेंगी बताओ बेटा? E1 E2 कितने बनेंगे? 2 3 4 कितने? क्यों? हो सकता है दोनों ब्लैक हो, दोनों रेड हो, एक रेड और एक ब्लैक हो, है ना। 3 बनेंगी बेटा, है ना। तो लिखो लेट E1 इज द इवेंट
E1 is the event. E1 is the event. Transferred ball are red. Transferred बॉल आर रेड. पहले मान ले दोनों रेड है, फिर ट्रांसफर E2 ले लेना आप, ब्लैक हैं दोनों बॉल हैं, ठीक है. और E3 आप ले लेना मेरा बेटा, 1 रेड 1 ब्लैक. ठीक है बेटा, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? E1 E2 E3 समझ आ गया? ए क्या होगा? दूसरे बैग में से एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की निकली, तो लिखेंगे ड्रॉन बॉल फ्रॉम सेकंड, ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड, कि दूसरे बैग में से जो बॉल निकाली है वो रेड है. ठीक है बेटा. अब बताओ मुझे बेटा, सुनो, कौन बच्चा बताएगा PE1 क्या होगा? E1 का मतलब क्या है? 2 बॉल रेड निकाली है पहले बैग में से, तो पहले बैग में से 2 रेड होने की प्रोबेबिलिटी 2/7. बेटा सुनो, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो ना, एक बॉल निकालते तब के लिए एप्लीकेबल है बस वो. जब भी ज्यादा निकालते तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, और अगर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने आते तो डायरेक्ट करो. सबसे पहले एक बॉल निकालो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बिना कॉम्बिनेशन के. एक बॉल निकालो, उसके रेड होने के चांस बताओ. 3/7. अब दूसरी निकालो, 2 बाई, आगे बात समझ में? स्टेप कैसे लिखा है मैंने? कितना आएगा बेटा? देखो 3 से कट गया तो 1/7, तो PE1 कितना आ जाएगा? 1/7. हाँ, यहाँ कॉम्बिनेशन लगा कर रहे थे वो भी ठीक है आपका, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या बेटा? मैं बताता हूँ, ऊपर आएगा 3C2 और अपॉन में आएगा 7C2, है ना? उससे कर लो या इससे करिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, इससे कर लेना तो ज़्यादा इजी रहेगा. अब बताओ PE2 बताओ बेटा. दोनों रेड निकाल, सॉरी ब्लैक, तो बताओ पहले बैग से एक रेड निकलने के चांस क्या होंगे? अब दूसरी रेड निकाल, दूसरी ब्लैक के, उसका 2/7. ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा 2/7. अब बताओ PE3 बताओ बेटा. बोलो जल्दी से. एक रेड और एक ब्लैक, तो एक रेड निकालो पहले, 3/7. अब दूसरी ब्लैक निकालो, 3 से कट गया 2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2/7. 4/7 दे रहे हैं बेटा यहाँ तो. दूसरे के 2 केस लगाने पड़ेंगे इसमें. ऐसे ऐसे मत करो तुम, 4/7 करा होगा ना पहले. देखो ऐसे सुनो मेरी बात, ये आपने किया, आपने E3 में क्या बोला? एक रेड और एक ब्लैक निकाली है ना, तो इसमें 2 केसेस बनेंगे बेटा आपके, है ना? एक केस क्या हो सकता है? पहली रेड निकली दूसरी ब्लैक निकली. या दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा आपका? पहले ब्लैक और दूसरी रेड निकली. दोनों केस हो सकते हैं ना. लेकिन हमने क्या करा? पहले रेड तो निकाल ली और दूसरी क्या निकाल ली? ब्लैक. लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है ना, इसका 2 केस हो सकते हैं. तो आप डायरेक्ट क्या कर देना, इसमें 2 का क्या कर देना? मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा आपका? 4/7. दोनों में से आएगा आंसर सेम ही, तो 2/7 + 2/7 क्या हो जाएगा? 4/7. तो आप डायरेक्ट क्या कर देना? 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसे, तो 4/7. तीनों निकल गए बेटा ये. अब मुझे एक बात बताओ, PA/E1 कितना होगा? ये बताओ बेटा, PA/E1 कौन बताएगा? देखो दूसरे बैग में कितनी बॉल थी? कौन कौन सी थी? रेड थी 5 और ब्लैक थी
ब्लैक कितनी थी बेटा? 2, ये थी। अब E1 का मतलब क्या था? कौन सी बॉल डाल दी उसमें हमने? 2 रेड और डाल दी, तो रेड कितनी हो गई बेटा? टोटल कितनी हो गई? 9। अब इसमें से एक बॉल निकाली, कितनी बॉल निकाली बेटा? 1। उसके रेड होने के चांस बताओ क्या होंगे? 7/9। अब बताओ PA/E2, A/E2 का मतलब क्या है? 2 डाल दिए, कौन सी? ब्लैक। तो ब्लैक अब नीचे 2 हो गई, है ना? अब सुनते रहना। अब इसमें से, इस वाले बैग में से एक निकाली, बताओ रेड होने की चांस? 5/9, ठीक है ना बेटा? अब बताओ PA/E3, 6/9। अब बेटा यहां तक तो हमने सारी चीजें निकाली। अब सबसे बड़ी बात है, मुझे कौन बच्चे ये बताएगा इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? केवल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड वाली प्रोबेबिलिटी। ये तो नहीं बोला ना कि कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई है, ये तो नहीं बताया ना। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बेटा। इसमें बेस थ्योरम नहीं लगेगी। इसमें क्या इन्होंने ये, अगर वो ये कहते कि जो बॉल निकाली वो रेड है और ट्रांसफर करी गई बॉल दोनों रेड थी, या ट्रांसफर करी गई बॉल दोनों ब्लैक थी, या ट्रांसफर करी गई दोनों बॉल एक रेड और एक ब्लैक थी, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भैया एक बॉल निकाली, उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, है ना? तो इसके लिए जो बेस थ्योरम में अपॉन में लगाते थे ना, अपॉन वाली वैल्यू, बस उतना उतना करना है आपको ये। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा उसका? PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। बस ये निकाल के छोड़ देंगे। अब आप कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये टोटल का है या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता ना ये, तो वो क्या कहते कि भैया जो आपने दूसरे बैग में से बॉल निकाली वो रेड निकली है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ट्रांसफर बॉल थी दोनों वो ब्लैक थी, या ट्रांसफर बॉल रेड थी, या एक रेड एक ब्लैक थी, तो हमें बेस थ्योरम लगाना पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या बोला? एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ रेड होने की, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। और अपॉन वाली वैल्यू निकालेंगे बस, जो बेस थ्योरम में लगाते हैं। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है बेटा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बता रहा हूँ। टोटल का, बेस थ्योरम का नहीं आया था, टोटल का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, देख लेना चेक करके बेटा आप। बेटा एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, है ना, लेकिन पेपर में आ सकता है ना, तो एक उसका भी कराता हूँ। लेकिन बेटा एनसीईआरटी की बुक में या किसी और सैम्पल पेपर में आपको जहाँ भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन मिले, उनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा ट्राई करना आप। बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी की जितने भी नए नए कंडीशन बना सकते हैं वो सारे, एनसीईआरटी का एक भी मत छोड़ना, सारे कर डालें एनसीईआरटी के। और अगर एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना है, जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं उसके, तो उस रिकॉर्डिंग में वो सारे क्वेश्चन देख भी सकते हो आप, है ना। मैंने एनसीईआरटी जब कराई थी पहले तो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं एनसीईआरटी वाले, है ना। तो अगर एनसीईआरटी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। तो अभी तो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं सारे हो जाएं, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना बेस थ्योरम का। और बेस थ्योरम का और एक मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना, ए और बी वाला ऑल्टरनेटिव वाला, उस टाइप के 2-4 क्वेश्चन देखें, वो भी कर लेना। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। अब मैं एक रैंडम वाला ओवरऑल करवा देता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, क्योंकि और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ, प्री बोर्ड आपका जो हुआ था गवर्नमेंट का, है ना, उसमें भी दे रखा था, वैसे मैं नहीं करवाता, क्योंकि अगर एनसीईआरटी ये मान के चलें कि सिलेबस में नहीं है, सर पेपर में कैसे आ जाएगा, तो प्री बोर्ड में भी नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट के में। हाँ, प्राइवेट स्कूल के अगर उसमें आया होता तो एक बार को छोड़ भी सकते थे, तो प्राइवेट स्कूल है तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होता है ना, तो सबका पेपर एक ही आता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, है ना, वो और वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
तो गवर्नमेंट के प्री बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आया है और उनका सैंपल पेपर भी आया सीबीएसई वालों से, उसमें भी है, तो इसका मतलब ये श्योर हो जाओ कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। एक बजे तक क्वेश्चन निकाल लूँगा उसमें बेटा। बेटा हमारी वाली बुक है किसी बच्चे पे, दिखाना एक बार, इसमें मिल नहीं रहे क्वेश्चन बेटा मुझे। हाँ बेटा, अरे यार क्वेश्चन ढूंढना है ना बस मुझे। अरे उसमें कहाँ मिलेगा, उसमें कहाँ पे क्या लगेगा मुझे। चलो बेटा लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, लिखें बेटा। Two cards are drawn. Two cards are drawn successively from 52 cards. Find the probability distribution. Find the probability distribution. अच्छा बेटा एक चीज स्टेप छूट गया मेरे से। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट लिख लेना, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम 52 कार्ड्स, from 52 cards. Find the probability distribution. Find the probability distribution of the number of aces. Of the number of aces. बेटा क्वेश्चन समझ आया कि आपको? पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में होगा 52 कार्ड्स हैं, उनमें 2 कार्ड निकालने हैं और विद रिप्लेसमेंट निकालनी है ना, और जो कार्ड उसके लिए आपको नंबर ऑफ एसेस की टेबल बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मुझे बताओ, अगर आप 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाल रहे हो, है ना, तो एस के कार्ड कितने कितने निकल सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ एस के कार्ड
हो सकता है दोनों दो निकल जाए, आपने दो निकल दोनों इससे निकल जाए, किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, है ना। हो सकता है वो थोड़ी अच्छी है तो एक निकल जाए, एक कोई और निकल जाए, और खराब है तो क्या होगा, दोनों निकले। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, यानी कि जो एस के कार्ड, तो आप ध्यान रखना जो कैपिटल एक्स हमेशा उसको लेट करेंगे जिसकी टेबल हमको बनानी है। टेबल हमको किसकी बनानी है, एस के कार्ड। तो लिखो लेट कैपिटल एक्स, ऐसे लिखना, लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एसेस। हमने एक्स किसको रिप्रेजेंट लेट किया है, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी देन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो जाएंगी बेटा, 0 1 2 हो सकती है ना बेटा ये, क्योंकि हो सकता है एक कार्ड निकले, एक भी ना निकले, या फिर दोनों इस निकले। अब मुझे बताओ बेटा, डायरेक्ट करते हैं, चलो सबसे पहले मैं आपको निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बेटा, एक्स इक्वल टू 0, आपने दो कार्ड निकाले हैं और दोनों में से एक भी एस नहीं निकला, है ना, और क्वेश्चन क्या है, विद रिप्लेसमेंट का है। तो बताओ पहला एक कार्ड निकालो 52 कार्ड में से, उसके एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप एक काम और करो, पहले ऊपर लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी होती है बेटा, किसी एक कार्ड को निकाला उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी 42 48 अपॉन में 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होने की निकाल लो। चलो पहले एस होने की निकाल लेते हैं, 4 अपॉन में 52, तो कितना हो जाएगा 1/13, और एस ना होने की बेटा नॉट एस, तो 12/13, यही होगी ना बेटा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक भी एस नहीं निकला, तो दोनों बार कौन सा निकला है बेटा, 12/13, तो 12/13 इंटू में 12/13, ठीक है बेटा। कितना आंसर आएगा, लिख देंगे इसको 144। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आप गलती कर सकते हो आप, ये तो था विद रिप्लेसमेंट का, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पहले एक कार्ड निकालते, तो उसका कितना होता बेटा, पहले तो आता 48 अपॉन में 52, ये तो पहला कार्ड हो गया। अब दूसरा कार्ड निकालो तो फिर 47 अपॉन में 51, ऐसे करते है ना, फिर ये दो बार सेम नहीं लगाते, ध्यान रखना विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। तो ये पहले वाला हो गया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए बताओ क्या मतलब बेटा, एक्स इक्वल टू 1 का, एक एस और एक बिना एस, यही तो मतलब है ना। तो एक एस का 1/13 और एक बिना एस का, क्या हो गया, नहीं हुआ, उल्टा भी तो हो सकता है ना इसका। तो पहले 12/13 फिर 1/13, ठीक है ना बेटा। कितना आएगा बेटा ये, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 24 अपॉन में 169, ठीक है बेटा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए क्या मतलब है, दोनों एस निकल गए, इसका मतलब 1/169, यही होगा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये यहां तक हो गया सबका, चेंज कर दूं। देखो बेटा अब एक टेबल बनाना, अब ध्यान से सुनना, अब आपको एक टेबल बनानी है, यहां लिखना x, यहां लिखना px, x की वैल्यू क्या थी 0 1 2, तो आपने 0 1 2 लिख लेना है पहले। x 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी 144 अपॉन में 169, 1 पे क्या निकली थी, और इसमें क्या निकली थी, हो गया बेटा, ये बन गई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने सही बनाई है तो उसका एक चेक करने का तरीका बता देता हूँ। जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी निकली है नीचे वाले कॉलम में, सबका +1 आना चाहिए, इनको प्लस करके देख लेना, हमेशा 1 आ रहा होगा अगर आपने सही किया होगा तो, ठीक है, अगर सही है तो आएगा ही। अब ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन अगर एग्जाम में वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ना पूछ के वो आपसे कहते हैं मीन निकालो, ये इसका क्या निकालो बेटा, मीन।
लिखा होता फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, कि जो एस आपने निकाले हैं उनका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो तब भी बनानी पड़ेगी, इतना तो करना ही करना है। इतना करने के बाद आप एक कॉलम और बनाना, एक नया कॉलम बनाना बेटा इसी के साथ में, उसमें x और px का मल्टीप्लाई कर देना, x px, यहां निकालो बेटा x px, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में 169, और मीन का फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का सिग्मा एक्स पी एक्स, क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी जो निकले हैं ना एक्स पी एक्स वाले इनको प्लस कर देना बस, 0 प्लस 24/169 प्लस 2 अपॉन में 169, देखना बेटा आंसर, ये आपका मीन निकल गया। तो मीन निकालेंगे तब भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी पड़ेगी। क्या बेटा, वेरिएंस निकालना है तो एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर देखो वैसे वेरिएंस का सिलेबस मुझे लगता नहीं आएगा क्योंकि पहले तो आते थे सारे, लेकिन अगर चलो वेरिएंस भी ले लेते हैं तो एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। इसी में जो एक्स पी एक्स निकाला है ना उसमें एक्स का फिर से मल्टीप्लाई करना, एक्स पी एक्स में फिर से एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स, फिर से एक्स का मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 में किया 0, 1 का इसमें करेंगे 24/169, अब 2 का इसमें करेंगे 4/169। अब आप इन सबको प्लस करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालो पहले, तो कितना आएगा 28/169। ये वेरिएंस नहीं है अभी, ये कॉलम प्लस कर लिया इनको, अब वेरिएंस का ये नोट करो, पहले फॉर्मूला लिखवाता हूं वेरिएंस का। ये तो लिख लिया होगा बेटा, अब वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाता हूं, वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू जो निकाली है आपने वो एज इट इज माइनस जो मीन निकाला था सिग्मा एक्स पी एक्स उसका होल स्क्वायर, ये कितना था बेटा 28/169 माइनस ये कितना था 26/169 का स्क्वायर, बस इसकी कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस निकल आएगा। और अगर फिर मान लो चलो एक चीज और पूछ ली, स्टैंडर्ड एविएशन, तो जो वेरिएंस निकाला है ना उसका अंडर रूट कर देना बस, अंडर रूट वेरिएंस। लेकिन मुझे यहां तक लगता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है तो मीन तक आ सकता है बस, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या मीन तक। तो बेटा आज इतना ही करेंगे और मैं इसके क्वेश्चन और भेजूंगा बेटा आज आपको, ठीक है, ये पकड़ो, और क्लास मंडे को लेंगे बेटा। और बेटा मैंने छुट्टी करी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी है, आप